इस पूरी यूजीसी के नई कमेटी के बनाए जाने के पीछे एक बड़ी वजह यह रही है, रोहित वेमुला के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद कोर्ट ने निर्देश भी दिया, कोर्ट में मामला चलता रहा, कई तरह की कोशिशें की गई, जैसे कर्नाटक सरकार भी चाहती थी कि रोहित वेमुला एक्ट को लागू करे और किसी भी तरह के कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोके। और बाद में चल करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साल 2012 का यूजीसी का बनाया हुआ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल अब कारगर नहीं रहा, अब इसे नए सिरे से बनाना होगा। और इसीलिए फरवरी 2025 में ड्राफ्ट रेगुलेशन बनाकर यूजीसी ने इसे जारी किया, लेकिन फिर इसे संसदीय समिति शिक्षा को दे दिया गया। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह इस संसदीय समिति को हेड कर रहे थे, जिन्होंने 8 दिसंबर 2025 को संसदीय समिति की रिपोर्ट संसद में रखी और देश के सामने रखते हुए आंकड़ों के साथ, सबूत के साथ ये बताया कि इस देश के विश्वविद्यालयों में, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में केवल एससी और एसटी के ही नहीं, ओबीसी बच्चों के साथ भी जातिगत भेदभाव होता है। यहीं से याद रखिएगा कि विरोध क्यों हो रहा है, एक पॉइंट है। और एससी एसटी ओबीसी के बच्चों के साथ भेदभाव होता ही नहीं, बढ़ रहा है। इसलिए यूजीसी को और सख्त कमेटी बना करके भेदभाव रोक करके समानता और न्याय शैक्षणिक संस्थानों में सुनिश्चित करना पड़ेगा। और कोर्ट ने भी यही निर्देश दिया और इसीलिए यह कमेटी बनाई गई, जिसको 13 जनवरी 2026 को गैजेट नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर है, 15 जनवरी 2026 से लागू हो गया। 17 जनवरी 2016 की लड़ाई 15 जनवरी 2026 को एक नए मुकाम पर आई। यूजीसी ने निर्देशित किया कि एससी एसटी के साथ अब ओबीसी भी इसमें शामिल होंगे। इसका नाम होगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026। ये भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू होंगे। यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे। इसका उद्देश्य है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के साथ विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धित करना, यही है ये प्रावधान। यूजीसी ने कोर्ट और संसदीय समिति के निर्देश पर कमेटी बनाई और कमेटी का मकसद है कि इस देश के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को जातिगत भेदभाव के बिना एक न्यूट्रल और इक्वल तैयार किया जाए। विरोध शुरू हो गया। पहला विरोध, इसमें ओबीसी को क्यों शामिल कर लिया। मुझे नई किताब जाति जनगणना की मेरी याद आ गई। मैं जब इस पर शोध कर रहा था तो मैंने देखा कि जब इस देश में मंडल कमीशन लागू हो रहा था तो एससी और एसटी के रिजर्वेशन को कुछ हद तक स्वीकार कर लेने वाले चुपचाप दबे जुबान से वे सारे सामान्य वर्ग के लोग मंडल के विरोध में यानी ओबीसी के विरोध में सड़कों पर उतरे और इन्हीं विश्वविद्यालयों में उतरे। जाति जनगणना किताब भी पढ़िएगा मन करे तो, अगर आप आरक्षण के विरोधी हैं तो भी पढ़िएगा कि इस देश में होता क्या है। उसमें मैंने बाकायदा शोध करके बताया कि यही लोग कह रहे थे मेरिट की हत्या हो जाएगी। मैं तो आज भी पूछता हूं, आपके विश्वविद्यालय जिनमें आपके रिजर्वेशन नहीं है वो देश में, दुनिया में कौन सी रैंकिंग पर है? आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी 300 रैंकिंग के बाहर है, 300 तक कोई विश्वविद्यालय नहीं। 1990 में रिजर्वेशन आया हायर एजुकेशन में, उसके पहले ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज सब उसके पीछे थे क्या? मजाक है ये। विरोध करना है एससी एसटी ओबीसी, खासकर ओबीसी का। इस प्रावधान का विरोध सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लोग ये कह के कह रहे हैं कि इसमें तो आपने यूआर यानी सामान्य वर्ग को शामिल ही नहीं किया, ये तो भेदभाव करने वाला नियम है, ये हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देगा, ये तो हमारे कैंपस के भीतर जातिवाद कर देगा। अब आप कल्पना करिए, महिलाओं के ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण, भेदभाव रोकने के लिए देश भर के संस्थानों में वुमेन सेल बनाया जाता है। पुरुष होते हैं क्या? महिलाओं के लिए प्रोटेक्टेड है, तो महिलाओं के लिए बने वुमेन सेल का विरोध पुरुष ये कह के करने लगे कि ये तो भेदभावकारी है, इसमें मर्द कहां है? आपने तो पहले ही मान लिया कि मर्द विलन है, आपने तो पहले ही मान लिया कि मर्द इसमें शामिल नहीं है, कल को महिलाएं इसका दुरुपयोग करेंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। इन सारे तर्कों से आप उन वुमेन सेल का विरोध करेंगे क्या? हास्यास्पद है ना, क्योंकि समाज में पुरुष और महिला में जो भेद है उसमें महिला के पक्ष में खड़े होकर आपको नियम बनाना होता है, ताकि जो कंप्लेन भी नहीं कर पाता है, जो बोल भी नहीं पाता है, जो शिकार होता है भेदभाव का,
वो बोल पाए और विरोध कर पाए और न्याय मिल सके उसे। तो ये जो कमेटी बनी इसमें एससी एसटी ओबीसी को शामिल किया गया, ये कह के कि इनके साथ जातिगत भेदभाव होता है। अध्यादेश की तीसरे बिंदु यानी परिभाषाओं में तीसरा बिंदु साफ तौर पर लिखा है कि जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। अब मेरा एक सवाल है कि जाति के आधार पर भेदभाव सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के साथ कैसे होता है, कोई मुझे समझा दे। क्योंकि पहला विरोध ट्विटर पर जाकर देखिए वो यही कर रहे हैं कि इसमें तो साहब जनरल है ही नहीं, आपने जनरल को विलन मान लिया और सारे हमारे बच्चों के साथ शोषण हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि एक ब्राह्मण बच्चे का, एक क्षत्रिय बच्चे का, एक वैश्य बच्चे का कैसे जातिगत भेदभाव होता है, उसके साथ कैसे उत्पीड़न कोई करेगा, क्या कहेगा, कौन सी गाली देगा जो ब्राह्मण के खिलाफ है या क्षत्रिय के खिलाफ है या वैश्य के खिलाफ है, या क्या कह करके उसको नंबर कम देगा, ए तू इस जाति का है। विश्वविद्यालय में आज भी जहां 97% इन्हीं जातियों के लोग प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, वाइस चांसलर हैं, सारी नौकरी यही दे रहे हैं, सारा एनएफएस यही कर रहे हैं। 99% एनएफएस केवल एससी एसटी ओबीसी का होता है। अपवाद में कभी कभी जब दो लोग झगड़ा कर लें, इसको भी मैंने प्रोफेसर की डायरी में यह बात लिखी है, तब जाके यूआर पर एनएफएस होता है। वो लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ शोषण होगा क्योंकि हमारे बच्चे इसमें शामिल नहीं है। तो कैसे शामिल होते हैं, मतलब क्या करते? दूसरी बात कि जब ये कहा गया एससी एसटी ओबीसी, तो ये भ्रम फैला रहे हैं वे कि अगर ओबीसी बच्चा एससी का भेदभाव करेगा तो इस पर कार्रवाई नहीं होगी। झूठ है ये। एक शेड्यूल कास्ट का, एक शेड्यूल ट्राइब का बच्चा अगर जाके शिकायत करता है कि मेरे साथ ये जातिगत उत्पीड़न हुआ है, तो कमेटी उसकी जांच करेगी, कमेटी उसको न्याय देगी। ये झूठ फैलाया जा रहा है और एससी एसटी ओबीसी तो धर्म बचाने में लगा है।